अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत पार्टी की क़यादत 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए अवाम को बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलने की कॉल दे रही है। इमरान खान समेत असीरान की रिहाई को इस एहतजाज का बुनियादी मकसद करार दिया जा रहा है। इस एहतजाज के लिए MNAs को 10,000 और MPAs को 5,000 लोग अपने साथ लाने की हिदायत दी जा रही है और साथ ही खबरदार भी किया जा रहा है कि अगर कोई रहनुमा अपने साथ लोग ना लाया या कोई एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मगर अहम बात यह कि जहां इस पूरी सूरत हाल में बज़ाहिर ये दावा सामने आ रहा है कि एहतजाज के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वहीं मुसलसल ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इस वक्त एहतजाज के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बार बार के एहतजाज से थक चुके हैं। और न सिर्फ पार्टी के रहनुमा इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत का दरवाज़ा खुलने की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि कल बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने यह खबर दी है कि खुद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के लिए तैयार हैं और वो पिछले कुछ माह से अपनी रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए दबाव डाल रहे हैं। मगर खबर में दिफाई जरिए का हवाला देकर कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बातचीत या किसी किस्म की डील का कोई इरादा नहीं रखती। इसके अलावा आज द न्यूज़ में शाया अंसार अब्बासी की खबर में भी यही बात सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ अहम रहनुमा इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का राब्ता बहाल करवाने चाहते हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ मिले और 24 नवंबर का एहतजाज खत्म किया जा सके। खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत के दरमियान मानी खेज राब्ता बहाल करने के लिए हर मुमकिन ज़राए का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि पार्टी में किसी भी शख्स को एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करने का इख्तियार नहीं दिया गया है। यानी कौमी और बैनुल अक़वामी अखबारात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश की खबरें सामने आ रही हैं, मगर सवाल यह है कि अगर बिलफर्ज एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का दरवाज़ा खुल भी जाता है तो ये बातचीत कौन करेगा, क्योंकि इस बारे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बदल रही है। 3 रोज़ पहले 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान करते हुए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का इख्तियार दिया था। मगर कल हमारे प्रोग्राम में पार्टी रहनुमा अली मोहम्मद खान ने बताया था कि इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा है कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बराह रास्त सिर्फ उनसे ही होंगे। आज मैंने उनसे पूछा कि 24 नवंबर है, जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में मैस मूवमेंट होगी, बहुत दुनिया निकलेगी। इस दौरान अगर कोई बात होती है हुकूमत की तरफ से या कोई डिस्कशन होती है तो उसका क्या डायरेक्शन देते हैं? उनका डायरेक्टली अगर कोई बात होती है मेरे से होगी। तो ये बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर बात होगी तो सिर्फ इमरान खान साहब से होगी। इमरान खान का ये पैगाम भी उनकी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश की तरफ इशारा करता है, जबकि दूसरी तरफ आज जब नवाज शरीफ से इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से डील की ख्वाहिश से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने इस पर तो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मगर 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पर नवाज शरीफ ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डिरेल करने की कोशिश है, एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डिरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ का यह दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज कामयाब नहीं होगा। मगर जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज को कामयाब बनाने और एहतजाज के जरिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें जारी रखी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज चैप्टर अमरीकी हुकूमत के जरिए शहबाज शरीफ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए भी कोशा है, क्योंकि कल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 46 अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को फिर एक खत लिखा है जिसमें उनसे पाकिस्तान में इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा किया गया है। जबकि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़्यादा अरकान ने पिछले माह भी इसी बारे में अमरीकी सदर को खत लिखा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत से उम्मीद लगा बैठी है, जबकि दूसरी तरफ आज 9 मई के केसेस की एक फैसले में इंसादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से भी इमरान खान के हक में ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। ATC के जज अरशद जावेद के इमरान खान के 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इमरान खान इन मुकदमात में नामजद नहीं थे, उन्हें ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया और उन पर सिर्फ मुजरमाना साजिश के हौसला अफजाई के इल्ज़ामात हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशल्स ने इस साजिश को सुना, लेकिन हैरान कुन तौर पर पुलिस हुकाम ने अपने किसी आला अफसर को इस साजिश के बारे में नहीं बताया। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की और कहा कि उन्होंने वर्कर्स को कभी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का नहीं कहा।
बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फुल बेंच के सामने कहा कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया। 9 मई के केसेस में इमरान खान के हक में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला सामने आया है, जबकि आज वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने 9 मई के वाकयात की CCTV फुटेजेस सामने लाने का दावा किया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बार बार कहते रहे कि CCTV फुटेज सामने लाएं। आज हम CCTV फुटेज कौम के सामने ले आए हैं, अब ये कौम से माफी मांगे। तो लोग ये कहते थे कि हम नहीं थे 9 मई के हमलों में, भाई कोई जिन भूत थे, कोई ऊपर से लोग उतर आए थे। कौन लोग थे वो? ये आपके रहनुमा नहीं है, आपका भांजा नहीं था, आपकी बहनें नहीं थी। आज मैं वो सबूत आपको देने जा रहा हूं, पूरी कौम के सामने रखने जा रहा हूं, जो पहले कभी सामने नहीं आए। तमाम शवाहिद आपके सामने हैं। और क्या अब बानी चेयरमैन PTI और उनके हवारी कौम से माफ़ी मांगेंगे या अपने आप को खुद हवाले करेंगे कि जी हमारा एहतसाब किया जाए? मुल्क की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की कोई उम्मीद है? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब करवा सकेगी? इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान ने 24 तारीख को हतमी एहतजाज की कॉल दे दी है, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि 24 तारीख को उतने ही लोग निकलेंगे जितने 8 फरवरी को निकले थे। अच्छा, बज़ाहिर तो उनकी पार्टी भी ये कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, फाइनल एहतजाज होगा, लेकिन आपकी इत्तलात क्या है? क्या पार्टी वाकई चाहती है कि एहतजाज हो, या उनकी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि कहीं से कोई मुज़ाकरात के जरिए बीच का रास्ता निकल जाए और एहतजाज की जरूरत ही ना पड़े? देखिए शहजाद, बड़ी सीधी सी बात है, एहतजाज क्यों है? एहतजाज है डायलॉग के लिए। और उन्होंने पहले ही खान साहब ने अनाउंस किया कि मैंने एक कमेटी बना दी है, और वो कमेटी जिसको भी हैंडलर्स नॉमिनेट करेंगे वो कमेटी निगोशिएट करेगी। तो ऑब्जेक्टिव तो उन्होंने बता दिया कि निगोशिएशंस है। वो पहले भी 126 दिन का धरना बना चुके हैं, और उस वक्त उनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, तब भी गवर्नमेंट नहीं गिरी। आज हालात क्या है? आज हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अब उनको उम्मीद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा छोटे जलसे जुलूस होते नज़र आ रहे हैं उस दिन 24 को, और वायलेंस होगा इधर से भी, और गवर्नमेंट भी तो तैयार बैठी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने 2-3 बारी मेरे शोज़ में कहा कि जी इस बार अगर कुछ खुदा न खास्ता बात हुई तो सीधे पर्चे कटेंगे इमरान खान पे, क्योंकि इन्होंने कॉल दी है, यही स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। May 9 में तो आपके पास एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी थी ना, कि वो अंदर थे, पीछे से हो गया तो चले। वो इस बार ही तो वो खुद हर चीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट भी तैयार बैठी हुई है। मेरा ख्याल है कि उम्मीद खान साहब को ये होगी कि इस तमाम मंजरनामे की परेशानी से, और ये बिगाड़ तो कुछ भी हो सकता है ना, खुदा न खास्ता 4 लाशें गिर जाएं तो मूवमेंट्स कहीं से कहीं चली जाती हैं। उनका ख्याल है कि अगर इतना प्रेशर क्रिएट हो कि एस्टैब्लिशमेंट कम अज कम उनसे डायलॉग शुरू करे। मेरा ख्याल है खान साहब इज फोर्सिंग अ डायलॉग ऑन एस्टैब्लिशमेंट। सही, और इसमें डिपेंड करेगा कि क्या शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है। अच्छा मालिक साहब, एक तरफ तो ये इत्तलात आई थी कि कमेटी है उससे मुज़ाकरात होंगे, और आप कह रहे हैं कि बड़ा स्मार्ट प्ले के नाम भी नहीं लिए गए, लेकिन कल अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि अब इमरान खान ने कहा है कि जो बात होगी वो मुझसे होगी और किसी से नहीं होगी। और कल ही आपने देखा होगा गार्जियन की खबर भी थी, जिसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इमरान खान पिछले कुछ वक्त से दबाव बढ़ा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन उनका मौक़िफ़ यही है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, जो आपको बातचीत करनी है या तो हुकूमत से करें, और अगर आपकी सज़ा का मामला है तो वो मामला अदालत में ही रिजॉल्व होगा। तो आपको लग रहा है कि दूसरी तरफ से कोई जवाब आने की उम्मीद बाकी है? नहीं, ये यहाँ पे जितने लोगों से बात हुई है शहजाद, मुझे तो यही इंप्रेशन मिल रहा है कि वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो इमरान खान साहब के शो ऑफ पावर से ही फैसला होगा। पहले कोई नहीं करेगा, बिकॉज अभी तक जितने शो ऑफ पावर्स हुए हैं वो इतने इम्प्रेसिव नहीं हुए, और वो सारे पेशावर सेंट्रिक रहे हैं, KP सेंट्रिक रहे हैं। पंजाब के अंदर नहीं डेमोन्स्ट्रेशन आई बड़ी, नहीं पावर शो नहीं आया, और मेरा ख्याल है जब तक वहाँ पे कोई बड़ा ये या टकराव नहीं होता या बड़े जुलूस नहीं निकलते, आई थिंक वहाँ पे वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स पहले आई हैं। और देखिए जो भी है, वर्कर फटीग हुई भी है, और 8 फरवरी को आना मसला कोई नहीं था। 8 फरवरी को जो भी जाता था वो जाके वोट डाल आया जी, और उससे उसको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं भुगतने पड़े। लेकिन जब सड़क पे निकलते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और जब मेरा ख्याल है इसमें गंडापुर साहब ने खुद ज़्यादा लोगों को भी डरा दिया, जब उन्होंने कहा कफन बांध के आएंगे और हमारे जनाजे पढ़ लें। देखिए वोट डाल लें तो आप और मैं भी चले जाएंगे,
क्या आप और मैं कफन बांधने पे तैयार मालिक साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखें जो हुकूमत की स्ट्रेटजी अब तक हमें नजर आई है, जब भी इस्लामाबाद मार्च का ऐलान होता है पकड़ धकड़ होती है, कंटेनर्स खंदकें खोदी जाती हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने उस फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता जलसे के दौरान या एहतजाज के दौरान कोई लाशें गिरें, और यही हुकूमत की स्ट्रेटजी होगी कि इस मरतबे भी ऐसा ना हो। अब क्या पीटीआई लोग निकाल सकेगी? क्या आपके ख्याल में वो कॉन्फिडेंट है? क्योंकि कल हमने ये खबर दी कि बुशरा बीबी ने जो खिताब किया कल वहाँ पे पेशावर में जो लोग थे उनसे, और एमएनएज को कहा है और कौमी असम्बली के टिकट होल्डर्स को कहा है कि 10,000 लोग निकालो, सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स को कहा है कि 5,000 लोग आपने निकालने हैं। इसकी वजह क्या है? और कहा गया कि अगर नहीं निकालेंगे तो फिर आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। क्या कॉन्फिडेंट नहीं है जमात इतने के लोग निकलेंगे, इसलिए खबरदार किया जा रहा है उनको? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा लोगों को गवर्नमेंट ने क्या डराना है, मैंने इसलिए गंडापुर साहब की वो स्टेटमेंट्स का रेफरेंस दिया है। देखिए, जब पीसफुल मार्च है ना, तो पीसफुल मार्च में बहुत लोग आ जाते हैं। जब आप खुद मिजाज ऐसा शुरू में कर दें कि लाशें अगर हम हमारे जनाजे पढ़ लो और हमारा खून बह जाएगा तो ये होगा वो होगा, उन्होंने एक जंग का महाज पेंट कर दिया। और जो केपी से जुलूस होता है वो इमोशनली हमेशा बहुत चार्ज होता है। बहुत से लोग तो अपने घबरा जाएंगे इनके कि यार अगर हमारी पार्टी तुली भी है जाके टकराने पे, तो क्या मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ? लोगों के करियर तबाह हो गया। देखिए, बहुत ज्यादती हुई है पीटीआई के लोगों के साथ, आम वर्कर के साथ। लोग अंदर हैं, फैमिलीज तबाह हो गई हैं, बेइज्जतियाँ लोगों की हुई हैं। मैं भी पंजाब की बात कर रहा हूँ, और साल हो गया, बहुत लोग हैं लिटरली करियर तबाह हो गए। एक बच्चा है जो काम करता है, वो वोट भी डाल आएगा, वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन भी जाएगा। क्या वो अफोर्ड करता है कि वो जुलूस में जाए, पकड़ा जाए और अगले 8 महीने उसको पूछने वाला कोई ना हो और उसके घर का भी इनकम तबाह हो जाए? ये जब आप ये डू एंड डाई वाला महाज करते हैं तो या बहुत हार्ड कोर एक्टिविस्ट आता है आपका, या बहुत एक लिमिटेड आता है जो लड़ने मरने पे तैयार होता है। सही। और हुकूमत की स्ट्रेटजी आपको क्या नजर आ रही है कि हुकूमत कहती तो है कि बातचीत करें हमसे, लेकिन कोई बातचीत की तरफ उनकी तरफ से भी कोई संजीदा ऑफर नहीं हो रही होती, और हुकूमत ये भी दावा करी कि पॉलिटिकली हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। उनका जो ये कंफर्ट है, आपके ख्याल में अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं या उनका जो कॉन्फिडेंस है दुरुस्त है वो? देखिए, कंफर्ट तो हसीना वाजिद का भी था, ऐसी बात नहीं है। कंफर्ट है, जब आप ताकत में होते हैं तो आप वाकई कंफर्टेबल होते हैं। मुशर्रफ साहब से ज़्यादा कंफर्टेबल भी था वो। ये जब चीज़ें बदलती हैं तो पता नहीं लगता, एक ट्रिगर होता है, वाकया खुदा ना खास्ता कुछ चीज़ होती है, बात कहीं से कहीं जाए। हाँ, आप पेपर पे देखें, हमने शुरू में कहा सुप्रीम कोर्ट उन्होंने डाइल्यूट कर दी, बल्कि हाथ में ले आए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स उनके आ गए, उनको ये फिक्र नहीं कि इलेक्शन खुलेगा। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल उनके साथ है। खान साहब ने पॉलिटिकल एलाइज को साथ लेके नहीं चले। इवन अचकजई साहब को नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपने कॉल देने के बाद JUI के पास वफद भेजा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब एलाइज आप बिल्ड करते हैं। आपने कुछ नहीं किया। PTI गोइंग इट अलोन है, और गोइंग इट अलोन के अंदर अगर पंजाब नहीं ये खोल पाते, और पंजाब में बहुत प्रेशर है पंजाब के वर्कर का। आपको याद है, आपको ये जो इनका आपस में ग्रुपबाजी हुई है, क्या ग्रुपबाजी हुई? हमाद अजहर साहब को और इनसे क्या झगड़े हुए अली मीन गंडापुर से। वो कहते थे कि जी सारा मलबा पंजाब के वर्कर्स और रगड़ा वो खा रहे हैं, और जितनी पोस्ट हैं वो सारी KP के लोगों को दे दी हैं। गौर साहब भी पश्तून है, अली मीन भी वहाँ हैं, चीफ मिनिस्ट्री भी उनकी है, बाकी पोस्ट भी देते हैं। फिर वो कागजों के लिए वो पंजाब से आगे अपना सलमान अकरम, लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो नहीं है, ब्रिलियंट लॉयर, ज़बरदस्त आदमी है, लेकिन वो कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है। पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स है, और फवाद चौधरी एक बात बार बार सही कहते थे कि इनको फैमिली के बंदे को लीड करना पड़ेगा। हलीमा बीबी आई, उन्होंने डेट अनाउंस की, बुशरा बीबी कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, सब कुछ उनकी आपस के अंदर ग्रुपिंग भी हम सुनते हैं। अच्छा, मैं इसी पे बात करना चाहता था आपसे कि बुशरा बीबी साहबा ने कल लोगों को एड्रेस भी किया, और उन्होंने कहा है कि मैं सियासत में नहीं आऊंगी, मैं ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम दे रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी एक सियासी एक्टिविटी तो बहरहाल है, लेकिन PTI अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। इमरान खान भी कह रहे हैं कि नहीं, सियासत में नहीं आ रही, सिर्फ क्योंकि मैं किसी से रब्ता नहीं कर सकता, लिहाजा उनके थ्रू ही बात करूंगा और वो पैगाम मेरा आगे पहुंचाएंगी। डिफेंसिव लग रही है PTI इस बात पर। इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? क्या उनको लगता है कि अगर बुशरा बीबी आगे आके सियासत करेंगी तो पार्टी को इससे नुकसान होगा? और क्या वाकई आपको लगता है नुकसान होगा या फायदा होगा इसका? नहीं, मेरे ख्याल में नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही है। बिकॉज अगर उनके ख़ानदान का कोई बंदा आता है, देखिए हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर बना हुआ है, हमें एतबार भी ज़्यादा होता है, और ये होता है कि हाँ यार ये बंदा जो बात कर रहा है ये 100% कॉन्फ्रेंस एंजॉय कर रहा है इमरान खान का। प्रॉब्लम यह है कि खान साहब का ख्याल ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी मुर्सी सियासत को बहुत रगड़ा,
चाहे भुट्टो की हो, चाहे नवाज शरीफ वगैरह की हो। तो मैं अगर अपनी बेगम को या बहन को आगे करूँगा तो उस पर मेरा एक बहुत बड़े ये सारे मेरे पे आएंगे, देखें ये खुद भी वही कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस मामले में एंड्स जस्टिफाई मीन्स। मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनकी अहलिया सामने आ जाएं या उनकी बहन सामने आ जाएं तो उसका नेगेटिव होगा। मेरा ख्याल है उसका उनको फ़ायदा ही होगा और उनके वर्कर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस से उनको फॉलो करेंगे। बिकॉज यहाँ पे एक लीडर आके बयान देता तो दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, खान साहब ने ये बात नहीं की थी, ये तो फलाने ने गलत इंटरप्रेट की। लेकिन जब उनकी हमशीरा बात करेगी, ये अहलिया करते हैं, अब देखना यह है कि उन दोनों के डिफरेंसेस कौन सॉर्ट आउट कराएगा। और ये एक टेम्पररी फेज है ना, अगर वो बाहर आ जाते हैं और आके अपनी पार्टी खुद लीड करते हैं, ये लोग वापस वुडवर्क में चले जाते हैं, तो इट्स नॉट एन इशू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक। IMF वफ्द 5 रोजा दौरे के दौरान पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद कल वापस रवाना हो गया था। इन मुज़ाकरात के बाद IMF ने अपने एलामिये में जहां हुकूमत की IMF प्रोग्राम के तहत माशी इस्लाहात की कमिटमेंट पर इत्मीनान का इजहार किया है, वहीं IMF ने पाकिस्तान पर तवानाई के शोबे में इस्लाहात और मईशत में हुकूमती मुदाखलत कम से कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। IMF मिशन ने अपने एलामिये में पाकिस्तान की इस्लाहात के लिए कमिटमेंट को हौसला अफजा करार दिया है। लेकिन ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इन 5 रोजा मुज़ाकरात के दौरान IMF मिशन ने टैक्स शॉर्टफॉल, बैरूनी कर्जों, पंजाब की ज़राई कानून साजी और एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात पर तशवीश का इजहार किया है। दौरे की तकमील के बाद IMF ने अपने एलामिये में IMF मिशन के दौरे को प्रोग्राम रिव्यू के लिए कार्रवाई करार दिया है। एलामिये में मिशन चीफ नितिन पोर्टर की स्टेटमेंट के मुताबिक पायदार और देरपा तरक्की के लिए माशी पॉलिसीज और इस्लाहात पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई है। इन मुज़ाकरात के दौरान मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के तसलसल और रेवेन्यू में इजाफे के लिए टैक्स बेस में इजाफे और समाजी और तरक्याती शोबे सूबों को मुंतकिल करने पर इत्तफाक राय पाया गया है। IMF मिशन की रवानगी के बाद वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी जियो न्यूज़ से बात करते हुए IMF से मुज़ाकरात को तामीरी और बामकसद करार देते हुए मिनी बजट के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। IMF मिशन के दौरे पर उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं, बल्कि इसका मकसद एतमाद साजी में इजाफा था। वजीर खजाना ने वाज़ेह किया है कि 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा और टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इकदाम से बेहतर किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। PIE की निजकारी में नाकामी को वफाकी वजीर खजाना ने एक बार फिर धचका करार देते हुए निजकारी के अमल को आगे बढ़ाने का अज़म किया है। IMF से होने वाले 5 रोज़ा मुज़ाकरात में मजीद क्या बातचीत हुई है, इस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने। अली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद था, वो वापस जा चुका है और इस विजिट के हवाले से कहा जा रहा था कि क्योंकि ये रिव्यू वक्त से पहले हो रहा है इसलिए ये गैर मामूली दौरा है। ज़रा आप बताइएगा कि क्या IMF के कंसर्न्स थे और क्या ये विजिट किसी किस्म के कोर्स करेक्शन के लिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, अखबारी ख़बरों के ऊपर जाए बग़ैर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अब तो IMF ने अपनी जब विज़िट को कंक्लूड किया है तो उसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी है और उसके अंदर इन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली लिखा है कि जी ये विज़िट जो थी एक रूटीन का हिस्सा थी, क्योंकि जब भी मुल्क सेमी एनुअल रिव्यू साइकिल के अंदर होते हैं तो इस किस्म की विज़िट्स जारी रहती हैं और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ इसी किस्म की हाई लेवल इंगेजमेंट आगे भी पाकिस्तान के साथ जारी रहेगी, क्योंकि शहजाद साहब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की कुछ माशी हकीकतें हैं, उसके अंदर हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमें एक ज़िम्मेदाराना अंदाज के अंदर एक IMF प्रोग्राम के अंदर फ़िलहाल तो आगे इस निज़ाम को लेके चलना होगा और जिस तरह से अपनी मईशत के अंदर हम सुधार लेके आएंगे, उसके अंदर इस्लाहात का सिलसिला जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसको जो शहबाज शरीफ साहब ने अज़म किया है कि इसको आखिरी IMF प्रोग्राम बनाना है तो यकीनन हम बना सकेंगे। तो इसलिए बाइसे इत्मीनान ज़रूर है ये विज़िट और हम इसी किस्म की जो इस्लाहात और शराकतदारी के साथ इस मामले को जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर आगे चलाना। सही। अली साहब, जो कुछ कंसर्न्स सामने आ रहे थे कि इस विजिट के दौरान IMF के साथ अथॉरिटीज़ की बात होगी, पाकिस्तानी हुकूमत की बात होगी, इस पर बारी बारी बात कर लेते हैं। एक तो टैक्स शॉर्टफॉल के हवाले से कहा जा रहा था कि इस माली साल के 4 माह में 190 बिलियन का टैक्स शॉर्टफॉल है और 6 महीने बाद शायद ये 300 अरब से तजावुज़ कर जाए। इस हवाले से पहले खबरें आती रही कि शायद मिनी बजट आएगा या फिर जो टैक्स टारगेट है
उसमें कुछ कमी की जाएगी। ये दोनों चीजें एटलीस्ट हमारे सामने नहीं आई हैं। आप बताइएगा फिर क्या IMF के साथ इस हवाले से बात हुई है, कैसे टैक्स टारगेट को अचीव किया जाएगा? देखें, मैं सबसे पहले तो ये आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें IMF फ्रेमवर्क के अंदर रहना है और हमें उसके मुताबिक इस निज़ाम को आगे लेके चलना है। अब जहाँ पे फिस्कल चैलेंजेस या जो आप कह रहे हैं FBR की जो अंडर परफॉर्मेंस की तरफ आपने इशारा किया, तो उसके अंदर जो एक बड़ा बुनियादी नुक्ता हमने इस एंगेजमेंट में उनके साथ टेकअप किया वो ये है कि जिस फ्रेमवर्क के तहत ये बजट बना हुआ था उसके अंदर नुमाया तब्दीली आ चुकी हुई है। उसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, उसके अंदर जो ऑटोनमस इंक्रीज जो महंगाई और ग्रोथ को ऐड करके बनती है और उसके बाद आपने जो नए इकदाम लिए होते हैं उसका जो रेवेन्यू की एक्यूमुलेशन है वो आपके पास इकट्ठी होनी चाहिए। तो अगर आपने वहां पे अपनी इन्फ्लेशन का एस्टीमेट तकरीबन 11-12% रखा था और आज आपकी अच्छी कारकर्दगी के जरिए जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने के जरिए अगर वो 7% पे आ गई है तो उसकी वजह से यकीनन नंबर्स तब्दील हुए हैं। और इसके अंदर किसी जगह के ऊपर आपको अंडर परफॉर्मेंस नजर आती है, किसी जगह के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको और दे दूं, जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारी जो वल्नरेबिलिटी है, जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट सिचुएशन, आप जानते हैं क्योंकि उसके अंदर जब भी आपकी मईशत में तेजी आती है यू रन आउट ऑफ योर डॉलर्स और आपको IMF के पास जाना पड़ता है। तो आप उसके अंदर भी तो देखें ना, उन्होंने जो अपना फ्रेमवर्क तय किया था, साल का जो तखमीना था वो $3.5 अरब का था। तो ये जो पहला क्वार्टर कंप्लीट हुआ है इसमें 100 करंट अकाउंट डेफिसिट का, और जो पहला क्वार्टर कंप्लीट हुआ है वो $100 मिलियन के अंदर है। तो अब ये सारे का सारा फ्रेमवर्क उनकी मुशावरत के साथ रिकैलिब्रेट किया जा रहा है और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम भरपूर अंदाज के अंदर कोशिश करेंगे कि उनके हर कंसर्न्स को अच्छे अंदाज के अंदर अपने जो मामलात हैं अपनी मईशत के अंदर और अपने जो लोगों की उम्मीदें हैं उनको देखते हुए इसके ऊपर अच्छे अंदाज में आगे चलें। फ्रेमवर्क में ही काम करना है, तो अगर ये टैक्स शॉर्टफॉल है, क्या इसको अब इन्फोर्समेंट के जरिए पूरा किया जाएगा जो टारगेट है, या मिनी बजट आने के इम्कानात इस माली साल में, अभी फौरी नहीं, इस माली साल में है? क्या दोबारा कहीं ना कहीं टैक्स रेट इंक्रीज करना पड़ेगा या इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी? देखें, मैंने आपसे गुजारिश की, एज ऑफ टुडे ऐसी कोई बात वहाँ पे तय नहीं पाई है और आप अगर उनकी सोच की तरफ भी देखें तो वो उस प्रेस रिलीज के अंदर नज़र आती है जिसके अंदर वो हमें कह रहे हैं कि जी आप अनटैप्ड टैक्स बेसिस की तरफ जाएं। तो ये तो अहद शहबाज शरीफ साहब ने और औरंगजेब साहब ने और मैंने भी किया हुआ है कि हमें तनख्वाहदार लोगों के ऊपर या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर और बोझ नहीं डालना, हमने अंडर टैक्सड एंड अनटैक्सड के ऊपर आगे बढ़ना है। तो पंजाब ने क्या एग्रीकल्चरल टैक्स के ऊपर पेशरफ्त नहीं की? क्या यही पेशरफ्त आप देख नहीं रहे बाकी के सूबे आगे करने जा रहे हैं? तो देखें, ये जो भी नंबर्स की एडजस्टमेंट होनी है, रिकैलिब्रेशन होनी है, ये मशावरत के साथ होगी और इंशाल्लाह ताला हमें सारी जो लोगों की जो उम्मीदें और जो उनकी जो तकलीफें उनका एहसास है इंशाल्लाह ताला उसको सामने रखते हुए, माशी हकीकतों को सामने रखते हुए अच्छे अंदाज में इस निज़ाम को आगे चलाने की कोशिश करेंगे। राइट, तो आप कह रहे हैं कि इस फौरी तौर पे किसी किस्म के मिनी बजट का इम्कान नहीं है, लेकिन जरा ये बताइएगा, अभी आपने पंजाब की मिसाल दी और आपने कहा जो IMF ने आज अपनी प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि जो अनटैप्ड टैक्स एरियाज है उनको अब आपने टारगेट करना है। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ देम, और एक नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है वो तमाम सूबाई हुकूमतों और वफाक के दरमियान तय हुआ था जिसमें 1 जनवरी से जो है ये टैक्स नाफिज हो जाएगा और 1 जुलाई 2025 से ये कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या जो पंजाब का कानून है एग्रीकल्चर टैक्स का, उससे IMF मुतमईन है? क्या वो इन लाइन है विद फेडरल लेजिस्लेशन या उस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, हमारे साथ इतनी बड़ी जो एक अचीवमेंट हुई है उसके ऊपर उन्होंने कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। जो अखबारी खबरों के अंदर मैंने पढ़ा है उन्होंने शायद ये खदशे का इजहार किया है कि जी आपने जो बिल पास किया है उसके अंदर जो रेट है वो वहाँ पे लिख क्यों नहीं दिए, और ये क्यों लिखा है कि पंजाब हुकूमत खुद नोटिफिकेशन के जरिए बाद में उन रेटों का ऐलान करेगी। तो ये तो कोई ऐसी बड़ी आपके सामने कमजोरी नहीं है ना जी, अगर आपने रूल्स में है इसका मतलब कि हुकूमत उसका इतलाक करेगी? फिर नहीं, देखें बहुत से ऐसे इकदामात क्या फेडरल गवर्नमेंट SRO इशू करके नहीं करती? तो आपने जब कानून में लिख दिया है कि जी उसके रूल्स के तहत फेडरल के जो आपकी प्रोविंशियल कैबिनेट है वो रेट्स प्रिस्क्राइब करेगी तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। बट फॉर अ मिनट सर,
लेट अस आल्सो सेलिब्रेट कि आज 70 साल के बाद हमने कुछ हासिल किया जिसके अंदर हम एक आम आदमी के ऊपर बोझ को कम करने जा रहे हैं और बड़े बड़े जो हमारे जो काश्तकार भाई हैं जो मुनाफा बख्श कारोबार करते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिकैलिब्रेट करके वो उनके ऊपर बोझ डालने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आगे इत्मीनान का इजहार करते हुए हम उम्मीद रखेंगे बाकी सूबे भी इसके ऊपर पेशरफ्त करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम अच्छी खबर बहुत जल्द सुनेंगे। कल ये भी खबरें आई थी कि वैसे पोटेंशियल 2300 अरब रुपए का है, लेकिन इनिशियली एस्टिमेशन ये है कि 1050 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है तमाम सूबों की मदद से। क्या यही फिगर्स जो है उस पर एग्रीमेंट हुआ है? देखें, इसके अंदर ये तो प्रोविंसेस से आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मुहैया हो सकती है और आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि वो किस तरह से और किस लैंड होल्डिंग के ऊपर वो कट लगा के कहाँ पे ये मामलात करेंगे। तो आई थिंक व्हाट वी शुड अप्रिशिएट इज द फैक्ट दैट वी आर मेकिंग प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट। रुपया एक आए या 1000 अरब आए, ये 70 साल में पहली दफा होने जा रहा है कि हमने ये असूल तय किया है कि हर मईशत का वो हिस्सा अपने हुजूम के मुताबिक टैक्स की कंट्रीब्यूशन के अंदर अपना हिस्सा डालेगा ताकि हम दूध के डब्बे के ऊपर टैक्स कम कर सकें, हम एक तनख्वाहदार आदमी के ऊपर टैक्स कम कर सकें। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि तनख्वाहदार आदमी 400 अरब का टैक्स देता है और हमारा जो यहाँ पे काश्तकार है वो चंद फीसद आपका टैक्स देता है और जो दुकानदार हजरात हैं वो 20 अरब से भी कम टैक्स देते हैं। साहब जरा वजाहत कीजिएगा, क्योंकि जो पहले क्वार्टर का टारगेट था कि रिटेलर्स से हम 10 बिलियन डॉलर जो है 10 बिलियन रुपए इकट्ठा करेंगे और उस हवाले से ऐप भी बनाई गई, ताजिद स्कीम भी लॉन्च की गई, लेकिन कहा गया कि पहले जो 3 माह में कलेक्शन हुई है वो 10 बिलियन के मुकाबले में चंद लाख रुपए की हुई है। तो वहां पे ये जो शॉर्टफॉल है इसकी क्या वजह है अब तक? देखें, कतन ऐसी कोई बात नहीं है शहजाद साहब, वो बिल्कुल ताजिर दोस्त के सामने शायद वो कलेक्शन नहीं हुई क्योंकि ताजिर दोस्त जो था वो एक इंडिकेटिव इनकम असेसमेंट का एक तरीक़ेकार था। पर उसके साथ साथ जब बजट आया उसके अंदर हम लोगों ने जो सेक्शन 236G और H नॉन फाइलर्स के लिए वहां पे प्यूनिटिव रेट्स के ऊपर इनकॉर्पोरेट किया, तो उसको देखते हुए बहुत से हमारे ताजिर दोस्त जिनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम फॉर्मल चेन के अंदर आना चाहते हैं और अपनी टैक्स का जो बोझ है उसको अपनी हैसियत के मुताबिक करना चाहते हैं। तो आपने मोर देन 10 मिलियन वहां पे कलेक्ट कर लिया और यही चीज जब हमने सेक्शन 236G और H के सामने उनको दिखाई कि देखें ताजिर किस तरह से रजिस्ट्रेशन के फोल्ड में अगर ताजिर दोस्त से नहीं तो दूसरे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से आ रहे हैं, तो हमारे जो शराकतदारी में जो IMF हमारी पार्टनरशिप है जिन्होंने बजट बनाया उन्होंने उसके ऊपर भी इत्मीनान का इजहार किया। तो हमने तरीक़ेकार को जरा सा मुख्तलिफ किया, पर जो हमारे जो होलसेलर्स और जो ट्रेडर्स साथी हैं उनको बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन में लाने के लिए अपना जो अहद हमने किया हुआ है उसके ऊपर हम पेशरफ्त कर रहे हैं एंड दी कलेक्शन इज मच हायर देन 10 बिलियन रुपीस। मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कि जो 10 बिलियन के टारगेट की हम बात कर रहे हैं वो इनकम टैक्स पे है, तो क्या आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकम टैक्स उससे ज्यादा कलेक्ट हुआ है? इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं जी, मैं बिल्कुल सेल्स टैक्स कोई दुकानदार अपनी जेब से नहीं देता। मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी के साथ इनकम टैक्स कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड थ्रू सेक्शन 236G फॉर होलसेलर्स एंड 236H फॉर रिटेलर्स, उसके सामने क्या पैसे इकट्ठे हुए हैं ये आपके जो इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे उनके जरिए भी चेक कर लें, वरना चेयरमैन FBR से आप ये डेटा मंगवा सकते हैं, वरना मैं भी आपको ये मुहैया कर दूंगा। एंड IMF को ये तसल्ली के साथ बताया गया है कि रिटेल चेन से हमने मोर देन दी एलोकेटेड अमाउंट ऑफ 10 बिलियन कलेक्ट किया, जिसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। राइट, और इसके अलावा एक और बताया जाता है जो कंसर्न IMF का है और वो भी गुफ्तगू हुई उसके साथ पाकिस्तान हुकूमत की, वो है जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है $2.5 बिलियन का, और उसमें IMF ने क्या दोबारा इंसिस्ट किया है कि रियाद से जो ऑयल सऊदी अरब से $1.2 बिलियन की उसके लिए कोशिशें करें, और जो चाइना ने रोल ओवर करना है वो अब तक नहीं हुआ है। इस हवाले से क्या रीसेंट अपडेट है? अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि कोई ऐसा रोल ओवर जो अब इस वक्त ड्यू है और उसको एक्सटेंड नहीं किया, ये कतन गलत है। जो जो रोल ओवर्स जिस तरह से वो मैच्योर होते हैं उसके मुताबिक आगे होते जा रहे हैं, और हमारी क्योंकि अब आप जानते हैं क्रेडिट रेटिंग भी बहुत बेहतर हो चुकी हुई है, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर हमारे प्रेशर्स भी कोई नहीं है, एक्सचेंज भी स्टेबल है,
उसके मुताबिक आपके पास कमर्शियल बैंक्स की भी विंडोज बेपनाह मौकों के ऊपर, बेपनाह जगह के ऊपर ओपन हो रही हैं। और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ भी बिल्कुल हम इंगेज्ड हैं और चाइना के साथ भी इंगेज्ड हैं। बट मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं शहजाद साहब वो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो पेज नंबर 40 या 41 के ऊपर आपकी कंट्री रिपोर्ट के अंदर जिसका तखमीना लगाया गया था और आपसे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की सारी कमिटमेंट्स ली गई थी, उसके अंदर $3.5 बिलियन का तखमीना लगाया गया था पूरे साल के लिए। तो अगर आपके पहले 3 महीने में $100 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट आया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे साल के ऊपर अगर हालात इसी तरह रहते हैं तो ये 500-600 मिलियन डॉलर के ऊपर रहता है। तो अगर वहां पे आता है तो वैसे ही आपके पास $3 बिलियन का हेडरूम क्रिएट हो जाता है। तो सऊदी फैसिलिटी क्या और बाकी फैसिलिटी क्या, वो तो आपको रिजर्व कुशन को बढ़ाने के अंदर मदद देगी। तो वी आर फुली कॉग्निसेंट, हमने IMF को भी ये नंबर शेयर किए हैं। डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड 3 महीने का आपके सामने मौजूद है। अल्लाह ताला खैर रखे। हमें मालूम है कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है जिसके ऊपर कैडी नजर रखने की जरूरत है और हमारे दोस्तों का भी यकीनन उसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट होता है। बट वी आर ट्राइंग टू मैनेज इट इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड रीजनेबल मैनर। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा करंट अकाउंट खसारा 500-600 मिलियन डॉलर का रहता है तो फिर हमें फाइनेंसिंग की क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर भी जो हमने एक्सटर्नल पेमेंट्स करनी है अपनी उसके लिए कुछ ना कुछ हमें अरेंजमेंट की जरूरत है अभी भी? नहीं, देखें मैंने आपसे ये कह रहा हूं कि जो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपने जो रोल ओवर्स करने हैं और बाकी की चीज़ें चलानी हैं वो अपनी जगह है। जो सऊदी आउल फैसिलिटी जिसकी आपने बात की वो तकरीबन $100 मिलियन पर मंथ है। तो आज तो 7 महीने जब रह जाते हैं वो $700 मिलियन की बनती है। तो मैंने सिर्फ आपको ये गुजारिश की कि सऊदी अरेबिया के साथ बिल्कुल इंगेज्ड है, हम एडवांस स्टेजेस के ऊपर है, इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएगा। पर अगर वो नहीं भी आता तो मोर देन $3 बिलियन का हेडरूम आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट या रेमिटेंसेस की अच्छी परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट की अच्छी परफॉर्मेंस से मौजूद है। तो वी आर कमिटेड कि हमने अपने एक्सचेंज लेवल को जो है वो 14-15 बिलियन डॉलर के ऊपर रखना है। जो आप देख रहे हैं $13 बिलियन क्रॉस कर चुका है इंशाल्लाह ताला, एंड दैट टारगेट विल इंशाल्लाह बी मेट विद रीजनेबल क्वेश्चन। और जो चाइना से रोल ओवर है वो कब तक हो जाएगा? सर वो तो जिस तरह आपके मैच्योर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली रोल ओवर हो रहे हैं। मेरा फिक्स डिपॉजिट आपका आगे मैच्योर होने जा रहा है वो दिसंबर के अंदर है, और जिस तरह वो पिछले कई सालों से होता जा रहा है तो आज तो हालात बहुत बेहतर हैं तो वी शुड नॉट बी वरीड कि वो रोल ओवर नहीं होगा। और चाइना एंड सऊदी अरेबिया एंड UAE और कतर ये वो मुल्क हैं जिन्होंने बदतरीन हालात में पाकिस्तान का साथ दिया है। तो आज तो हालात कदरे बेहतर हैं और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर हम बड़े ऐसन अंदाज के अंदर एक बेहतरी की तरफ इस सफर को आगे लेके चल रहे हैं, जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर। सही। और इसके अलावा जरा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आज जो स्टेटमेंट है IMF का उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि जो हुकूमत के इंटरवेंशन है इकोनॉमी में वो कम से कम होनी चाहिए। अब 31 अक्टूबर की डेडलाइन थी PIA प्राइवेटाइजेशन की, उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये कितना बड़ा सेटबैक है और अब हुकूमत का प्लान क्या है इस हवाले से, क्योंकि आगे फिर डिस्कोस भी प्राइवेटाइज करने हैं, उसमें से बाज़ डिस्कोस ऐसे हैं जिनके ह्यूज लॉसेज हैं। तो क्या अब हुकूमत का प्लान है इस हवाले से? देखें ये इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि ये हुकूमत के प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का एक सेटबैक है, और इस चीज़ के अंदर भी कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत अपने प्राइवेटाइजेशन के एजेंडे के ऊपर कमिटेड है। अब हमें दो काम करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो ये है कि हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो हमारे मुल्क के अंदर PIA के ऑपरेशंस हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर अंदाज के अंदर जारी रहें। बिकॉज अब इस ट्रांजैक्शन का आप जो भी मोड लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं CCOP ने तो वो जो बिड मिली थी 10 अरब की उसको तो रिजेक्ट कर दिया है। आप जो भी मोड उसमें इख्तियार करेंगे उसमें G2G की ऑप्शन भी मौजूद है, और आप दोबारा रीप्राइवेटाइजेशन के लिए भी जा सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर को बदलते हुए, क्योंकि जो अभी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर तय हुआ था ये केयर टेकर हुकूमत में हुआ था और ये हुकूमत उसको आगे लेके चल रही थी। तो आई एम श्योर उन्होंने भी अच्छी नीयत से इस मामले को आगे चलाया था, बट अब क्योंकि मार्केट का एक रिस्पॉन्स उसके ऊपर आया है तो वी विल हैव टू रीविजिट द फ्रेमवर्क। और अगले वीक CCOP की मीटिंग इसाक डार साहब खुद चेयर करेंगे और उसके अंदर हम ये फाइनलाइज करेंगे कि इसको किस रुख लेके चलना है, G2G के अंदर लेके जाना है या आपको प्राइवेटाइजेशन लॉ को दोबारा इसके ऊपर रोल करना है। तो इंशाल्लाह बेयर विद अस, हमने इन एसेट्स को इसके साथ साथ जो बाकी एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, डिस्कोस की भी आप जानते हैं उनकी भी कंपनीज को क्लीन अप किया जा रहा है, बैलेंस शीट्स को
क्लीन अप किया जा रहा है, आज भी उनके असासे उनकी बैलेंस शीट्स पे नहीं है। इस किस्म के काम करके वी आर कमिटेड टू रिड्यूसिंग द फुटप्रिंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान, और उसके लिए हम एक शफाफ अंदाज के अंदर इस निज़ाम को आगे चलाएंगे। और अली साहब, क्योंकि हुकूमत ने नेशनल फिस्कल पैक्ट भी साइन किया हुआ है और इस हवाले से IMF को भी हमने अश्योरिटी दी थी, अब ज़रा बताइए क्या कि बार बार ये बात होती है कि कुछ सोशल एक्सपेंडिचर्स है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स है जो अब मुंतकिल कर रहे हैं प्रोविंसेस को, तो यानी कि एक बात साफ नज़र आ रही है क्योंकि वफाक के पास अखराजात के पास इतना पैसा बचता ही नहीं है कि वो तमाम चीज़ों का बोझ उठा सके, तो अब ये मुंतकिल करना है सूबों के ऊपर। इसमें कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिस पे IMF पुश कर रहा है कि अब इनकी जिम्मेदारी सूबों को उठाने की ज़रूरत है? देखें, IMF किसी चीज़ को पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो पिछला साल कंक्लूड हुआ है, वफाकी हुकूमत के पास जब वो सूबों को वसाइल मुहैया कर देती है तो उसके बाद सूद देने के भी पैसे नहीं हैं और वो और कर्जा लेके अपने निज़ाम को आगे चलाती है। और जब हमने 18वीं तरमीम की थी तो IMF ने तो हमें नहीं कहा था, हमने खुद तय किया था कि सोशल सेक्टर की जो स्पेंडिंग है और जो डेवलपमेंट का जो काम है, गली नालियाँ बनाना, ये सारे सूबाई हुकूमतों को चले जाएंगे। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी हमारी कोशिश होगी वो ये है कि सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम, जिसके अंदर 600 अरब की रिकॉर्ड एलोकेशन शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई को देखते हुए, लोगों की तकलीफ को देखते हुए वफाकी हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी ली है। हम कोशिश करेंगे इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो सूबाई हुकूमतों के अंदर ग्रेजुअली ट्रांसफ़र किया जा सके, क्योंकि ये बुनियादी जिम्मेदारी उनकी है। इसके साथ साथ सेहत की जिम्मेदारी भी आप जानते हैं कि वो सूबाई हुकूमत का फंक्शन है। हम फेडरल गवर्नमेंट का तो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ये मामला रह गया हुआ है। फिर डेवलपमेंट के भी बेपनाह ऐसे मंसूबे हैं जो, अगर मैं पंजाब की मिसाल दूं, जो पंजाब के अंदर ही शुरू होते हैं, पंजाब के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। किसी जगह पे कोई सड़क बनानी है, किसी गांव को कनेक्ट करना है, ये वफाकी हुकूमत का तो काम नहीं है ना। ये तो 18वीं तरमीम में हमने तय कर लिया था कि वफाकी हुकूमत सिर्फ नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स करेगी, कोई डैम बनाएगी, कोई पानी का रिजर्वायर बनाएगी, कोई अपने दिफा के लिए कोई काम करेगी। तो हम अपनी जो PSDP है उनके असूल NEC के अंदर तय करते हुए इस मईशत का रुख जो हम सब ने खुद, आप जानते हैं 18वीं तरमीम जिसको कंसेंसस के साथ पास किया था, उसके अंदर जो असूल तय किए थे उनको ऑपरेशनलाइज करेंगे, ताकि ये जो इम्बैलेंस है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स, इस इम्बैलेंस को करेक्ट किया जा सके। एंड उसमें मैं इस चीज़ को भी सराहना चाहता हूँ कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए बेपनाह कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मलिक। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। इंटरनेट के इस्तेमाल में रुकावटों की कोशिश और सोशल मीडिया साइट्स बिलखसूस X की बंदिश के बाद हुकूमत ने VPN की बंदिश के लिए भी कोशिशें तेज कर दी हैं और वजारत दाखिला ने PTI को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिख दिया है। वजारत दाखिला के खत के मुताबिक दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। और अब वजारत दाखिला के इस खत के बाद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी VPN के इस्तेमाल के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। कल जारी होने वाले इस फतवे में VPN की बंदिश की हुकूमती कोशिशों की तौसीक करते हुए VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिया गया है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने इस इक़दाम को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा है कि मुतनाज़ा, गुस्ताखाना और मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस फ़ौरन बंद की जानी चाहिए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि VPN का ब्लॉक शुदा या गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाना इस्लामी और माशरती कानून की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इसका इस्तेमाल शरियन जायज़ नहीं होगा और ये गुनाह में मुआवनत के ज़ुमरे में आता है जो कि शरीयत में ममनू है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की प्रेस रिलीज में VPN बंद करने की हुकूमती इक़दाम का दिफा करते हुए लिखा गया है कि अगर हुकूमत वक्त ने किसी वेबसाइट या मवाद को माशरती फ़ायदे के पेश नज़र ब्लॉक किया है तो इस ब्लॉक को तोड़ना न सिर्फ कानून शिकनी है बल्कि इस्लामी अखलाकियात की भी खिलाफ वर्जी है। मगर अहम बात यह है कि मौलाना तारिक जमील ने VPN के हवाले से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इस फतवे को गलत करार दे दिया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे रही है, लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट X पर बंदिश की वजह से उसे इस्तेमाल करने के लिए VPN का इस्तेमाल लाजमी हो गया है और वज़ीर आज़म समेत हुकूमती वुज़रा और ओहदेदार भी X का इस्तेमाल VPN के ज़रिए ही करते हैं और ये अमल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फतवे के बाद भी जारी है। पिछले 24 घंटों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट की हैं
जो जाहिर है कि VPN के इस्तेमाल के बगैर मुमकिन नहीं थी। यानी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फतवे के मुताबिक हुकूमती रहनुमा खुद गैर शरई और कानून शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। हुकूमती रहनुमाओं के अलावा पिछले 8 माह के दौरान नामवर उलमा कराम जैसे कि मुफ्ती तकी उस्मानी और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी भी पाबंदी के बावजूद एक्स पर पोस्ट करते रहे हैं, जिससे सवाल पैदा होता है कि क्या ये हजरात भी कोई गैर शरई अमल कर रहे थे या नहीं। अब अलमिया ये है कि एक तरफ तो हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर खुद पाबंदियां लगा रही है, लेकिन अपने मफाद के लिए खुद इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी भी कर रही है और अब ऐसा लगता है कि अपने फैसलों के दिफा में दिए गए फतवों की भी खिलाफ वर्जी करती रहेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।